Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will continue with the topic pricing techniques or pricing methods. आज के लेक्चर में हम प्राइसिंग से रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स को कवर अप करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी प्राइसिंग के रिलेशन में डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें से फर्स्ट वन थी कॉस्ट बेस्ड मेथड, सेकंड कंपटीशन बेस्ड मेथड, थर्ड वन डिमांड बेस्ड मेथड्स, फोर्थ वन स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स, फिफ्थ वन फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड मेथड्स, सिक्स्थ वन प्राइस लेवल पॉलिसी मेथड्स एंड सेवेंथ वन वॉज द जोग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मेथड्स, जिसमें से मैंने आपसे कॉस्ट बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, डिमांड बेस्ड, स्ट्रेटजी बेस्ड और फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड मेथड्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द मेथड्स को कवर अप करेंगे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। द सिक्स्थ वन इज द प्राइस लेवल पॉलिसी मेथड्स। प्राइस लेवल पॉलिसी मेथड्स में हम तीन टाइप्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द मीटिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी, सेकेंड वन बिलो कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी, third one is above competitors price policy. So let us have a discussion on the very first type, and this is about the meeting competitors price policy. Competitors price policy क्या concept है इसका? Many organizations attempt to establish prices that on average are the same as those set by their more important competitors. Automobiles of the same size and having equivalent equipment टेंड टू हैव सिमिलर प्राइजेस। यानी कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं जिस पर्टिकुलर प्राइस पर उनके जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। उसी प्राइस पर उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो हम इसको नाम देते हैं मीटिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी का। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो सेम साइज़ और जिनके पास सेम इक्विवेलेंट इक्विपमेंट अवेलेबल है, ऐसे जितने भी ऑटोमोबाइल्स मार्केट में अवेलेबल है उन सब के प्राइस ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसे मीटिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस स्ट्रेटजी मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस प्राइस एज एन इंडिकेटर और बेसलाइन, quality in production, better service, creativity in advertising or some other element of the marketing mix are used to attract customers who are interested in products in a particular price category. तो यहाँ पर एक प्राइस कैटेगरी में ही जितनी भी फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। कोई भी प्राइस कंपटीशन को फॉलो नहीं करती है, बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन को यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी कि यहाँ फर्म जो कंपटीशन करती है वो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को बेस बनाते हुए, बेटर सर्विसेज को फॉलो करते हुए, एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए या मार्केटिंग मिक्स के किसी और एलिमेंट का यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग रिप्रेजेंट करती है और इस तरह से अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहती है। तो यहाँ पर एक ही प्राइस पर फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करती है जो उसके कॉम्पिटिटर के प्राइस से मैच कर रहा होता है और नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहती है। तो हम इसको बोलते हैं मीटिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट वन की। द सेकंड टाइप इज बिलो कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी। नाम से जाहिर है यहाँ जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस से कम लेवल पर सेट करती है। सम ऑफ द फर्म्स आर पोजिशन्ड टू प्राइस अबव कॉम्पिटिशन while others wish to carve out a market niche by pricing below competitors। भाई हर फर्म अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस पर सेल करना चाहती है जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं मार्केट के अंदर जो एक नीश मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्केट के अंदर या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स से कम प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है इस टाइप की स्ट्रेटजी को फॉलो करने का? इसका पर्पज़ होता है कि कम प्राइस रखते हुए उस सेगमेंट को कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया जाए और वहाँ से
एक लार्ज सेल्स वॉल्यूम को रियलाइज कर दिया जाए। इसी वजह से इस पॉलिसी को फर्म्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके लिए फर्म क्या करती है, क्योंकि वो कम प्राइस पर अगर प्रोडक्ट को सेल करेगी तो कहीं ना कहीं तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करती है, जो सर्विसेज है उनको रिड्यूस करती है, और इस तरह से अपनी कॉस्ट को प्रॉपर्ली कम करने के लिए एफर्ट करती है, तभी तो प्राइस कम कर पाएगी वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश रहती है उसकी कि एक एक्सेप्टेबल प्रॉफिट को वो अर्न कर सके। हालांकि जो उसका प्रॉफिट होगा वो उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होगा, लेकिन लार्ज वॉल्यूम अगर सेल्स उसकी हो जाती है तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव कब होती है? इफ द significant segment of the market is price sensitive and the organization's cost structure is lower than competitors। तो दो कंडीशंस इसके लिए फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला तो जो मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो वो प्राइस सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि अगर प्रोडक्ट कम प्राइस में उसको मिलता है तो उस तरफ उसका डाइवर्जन होना चाहिए कस्टमर ग्रुप का, और दूसरा आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में कम कर सको, तब जाकर आप इस प्राइस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हो। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले पा रहे हो क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जैसे कि क्रेडिट, डिलीवरी, एडवर्टाइजिंग, इनको एलिमिनेट करके भी आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम प्राइस पर भी सेल कर सकते हो। दैट इज क्लियर। इसमें थर्ड टाइप आता है एंड दिस इज नोन एज द अबव कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी। नाम सही जा रहे हैं इसको कि यहाँ जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा लेवल पर सेट करती है। अगर ज़्यादा लेवल पर सेट कर रही है तो इसका मतलब कस्टमर्स को भी तो आपको हाई वैल्यू देनी होगी, तभी तो कस्टमर्स आपको हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ जो फर्म है वो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करती है जो कस्टमर्स को एक प्रीमियम वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया जाता है, और इसी वजह से वो उनसे हायर प्राइसेस को चार्ज करती है। यहाँ जो फर्म है वो प्राइस को लेकर कंपटीशन करेगी नहीं, क्योंकि उसे कॉम्पिटिटर से अबव लेवल पर प्राइस को सेट करना है, बल्कि वो बताती है कि उसके प्रोडक्ट के अंदर वो यूनिक फीचर है, वो यूनिक क्वालिटीज़ अवेलेबल है जो बाकी और में अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से वो इसको हायर प्राइस पर सेल कर रही है, जो कस्टमर्स को हायर वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट मेथड इज ज्योग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मेथड्स। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मेथड्स में हम इसके 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस, सेकेंड वन जोनल डिलीवरी प्राइस पॉलिसी, थर्ड वन बेसिक पॉइंट प्राइस पॉलिसी, एंड द लास्ट वन फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी। क्या होती है यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी? इट इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर बायर्स कैन परचेज एट द सेम प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। अंडर दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी द सेलर एड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड मेंटेन्स द सेम प्राइस फॉर ईच लोकेशन इन दैट जोन। Thus the demand is not get influenced by the distance from where the goods are obtained. It is also called postage stamp pricing और single zone pricing। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक पर्टिकुलर जोन के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर अगर प्रोडक्ट सेल करना पड़ रहा है प्रोड्यूसर को, उसको शिपिंग भी करनी पड़ रही है, तो वो एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। डिस्टेंस की वजह से उसके प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेता है और उसको वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इन्वॉल्व करके प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है। और इसी तरीके से उस पर्टिकुलर जोन के अंदर अलग अलग डिस्टेंस से अगर प्रोडक्ट की डिमांड आती है और उसे शिपिंग करनी पड़ती है तो वो उसके यूनिफॉर्म चार्ज कर पाता है। तो हम इस पॉलिसी को नाम देते हैं यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से डिमांड पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसी वजह से इसको हम पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग या फिर सिंगल जोन प्राइसिंग का भी नाम देते हैं। जो सेलर है वो लोकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने जोन्स को डिसाइड करता है और फिर एक पर्टिकुलर जोन के अंदर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करता है। उस जोन के अंदर सिंगल प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस वाले कस्टमर्स को सेल करता है। लेकिन पॉइंट इसमें एक नोट करना है, अगर जोन चेंज होगा तो जोन चेंज होने के साथ साथ
प्रोडक्ट के प्राइस में भी चेंज आ जाता है। लेकिन एक जोन के अंदर एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो हम इसको यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस पॉलिसी का नाम देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द जोनल डिलीवरी प्राइस पॉलिसी। क्या होती है ये जोनल डिलीवरी प्राइस पॉलिसी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन वेयर पीपल बाई दैम। इफ अ कंज्यूमर बाइज समथिंग इन जोन ए एंड देन द सेम थिंग इन जोन बी, दे मे हैव टू पे डिफरेंट प्राइजेस। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक जोन के अंदर एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करता है, लेकिन अगर एक कस्टमर ऐसा है जो दो अलग अलग जोन से प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उसको दोनों जोन में प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस को पे करना पड़ेगा। तो इसे हम जोनल डिलीवरी प्राइस पॉलिसी का नाम देते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर है जो जोन ए से परचेज करता है और सेम थिंग को जोन बी से परचेज करता है, तो उस केस में उसको दोनों ही जोन में अलग अलग प्राइजेस को पे करना पड़ेगा। एक्चुअली है क्या, ऐसा है क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इन्वॉल्व हो जाती है। जब प्रोडक्शन पॉइंट से जोन ए जो कि उसके पास है वहाँ प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो वहाँ प्राइस कम होंगे। जोन बी जो कि जोन ए से भी आगे है, तो वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जब अलग अलग जोन्स में सेम प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर के द्वारा अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जोनल डिलीवरी प्राइस पॉलिसी। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द बेसिक पॉइंट प्राइस पॉलिसी। क्या होता है बेसिक पॉइंट प्राइस पॉलिसी? अ बेसिक पॉइंट प्राइसिंग सिस्टम इज अ ज्योग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर बाय कंपनीज डिटरमाइन अ फी फॉर अ गुड सोल्ड प्लस एंड कंडीशनल freight charge that is calculated based upon the customer's distance from a starting or basing point. Buyers located nearer to the basing point may pay less for shipping than those based further away. यहाँ एक कंपनी जितने एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, वहाँ एक बेस पॉइंट को डिसाइड कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है। और फिर बेस पॉइंट डिसाइड करने के बाद जहाँ से ऑर्डर रिसीव होता है कंपनी के पास, वहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया जाता है, और जितनी डिस्टेंस रहती है और उस डिस्टेंस तक पहुँचाने का जितना भी खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके उतने ही प्राइस कस्टमर से चार्ज कर ली जाती है। यानी कि अगर कोई कस्टमर बेस पॉइंट के नियर है तो उसको कम प्राइस के पे करने पड़ेंगे, और अगर कोई कस्टमर बेस पॉइंट से ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उसको प्रोडक्ट के ज़्यादा प्राइस पे करने होते हैं। इसी वजह से इसको हम बेस पॉइंट प्राइसिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर। इसको बेस पॉइंट प्राइसिंग भी कहा जाता है। और ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है मोस्टली ओलिगोपॉलीज के द्वारा फॉलो की जाती है, जो होमोजीनियस गुड्स को डिलीवर करती हैं, और ऐसे होमोजीनियस गुड्स जो कि बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, और जिनको शिपिंग करना एक्सपेंसिव होता है, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। दैट इज क्लियर। लास्ट है इसमें, दैट इज फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इट इज अ ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच द सेलर एब्जॉर्ब्स ऑल और पार्ट ऑफ द फ्राइट चार्जेस टू गेट द डिजायर्ड बिजनेस। The seller might reason that if it can get more business, its average cost will decrease and more than compensate for its extra freight cost. This pricing is used for market penetration and to hold on to increasingly competitive markets. बहुत सीधा सा फंडा इसका। इस पर्टिकुलर प्राइसिंग स्ट्रेटजी में जो फर्म है वो जो भी फ्रेट उसको चार्ज करने हैं अपने कस्टमर से, उसका या तो कंप्लीट पार्ट या फिर उसका एक स्मॉल पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करती है। इसके लिए एक लॉजिक दिया गया है, यानी कि पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो सेलर है वो फ्राइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो कस्टमर से फ्राइट चार्ज नहीं करता है, शिपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रखता है। यानी कि अगर इंक्लूड करता भी है तो बहुत थोड़ा पार्ट उसका इंक्लूड कर लेता है, या कभी कभी तो इंक्लूड करता भी नहीं, क्योंकि इसका कहना है कि अगर उसकी सेल लगातार बढ़ती चली जाएगी तो जो उसकी एवरेज कॉस्ट है
वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी और उसको ऑटोमेटिकली अपनी फ्राइट कॉस्ट का कंपेंसेशन मिलता चला जाएगा। इस प्राइसिंग को मोस्टली उन फर्म्स के द्वारा यूज़ किया जाता है जो मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहती हैं और जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली एनहेंस करना चाहती हैं, उनके द्वारा इस प्राइस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, it is a pricing method in which the manufacturer bears some or all of the freight cost involved in transporting the goods to the customer। यानी कस्टमर्स को जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, जब उसका थोड़ा सा या कुछ पार्ट, उस फ्राइट का कुछ पार्ट या सारा का सारा पार्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बियर किया जाता है और कस्टमर से वो उसका कोई भी चार्ज नहीं लेता है, तो हम इस पॉलिसी को फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी का नाम देते हैं। That is clear? So these all are the different pricing techniques which can be used by any of the firm in order to decide the price of its product. Okay? Thank you.